बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। ईरान अमेरिका जंग बंदी और मुज़ाकरात बज़ाहिर डेडलॉक का शिकार है। दोनों मुल्क ही नहीं, दुनिया भी पाकिस्तान के सालसी के किरदार की मौतरफ है। लेकिन ईरानी क़यादत और सदर ट्रंप के हालिया बयानात ने मौजूदा सूरत हाल को एक मौमे में तब्दील कर दिया है। मुज़ाकरात से भी ज़्यादा इस वक्त नजरें अबनाए हुर्मुज़ के खुलने पर है। ईरानी बज़द है कि अमेरिका अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करे तो ही मुज़ाकरात पर वापसी हो सकती है। लेकिन अमेरिका समझता है कि नाकाबंदी ही वो हथियार है जो ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और इसे ट्रंप की मर्जी की डील पर रजामंद कर सकता है। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ बंद करके अमेरिका को वो रास्ता दिखाया है कि किस तरह एक गोली चलाए बगैर ताकत का तवाज़ुन अपने हक में किया जा सकता है। ईरान का अंगूठा दुनिया की मईशत की शरक पर है तो दूसरी तरफ ईरानी मईशत भी नाकाबंदी की वजह से अमेरिका के हाथों यरगमाल बन चुकी है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने इशारा दिया कि वो इस बहरी नाकाबंदी को जारी रखना चाहते हैं जिसने ईरान की तेल की बरामदात को रोक रखा है। ट्रंप ने कहा, जब आपके पास तेल की भारी मिकदार सिस्टम में मौजूद हो और इसे जहाज़ों में ना डाला जा सके तो वो लाइन अंदर से फट सकती है। और कहा जाता है कि उनके पास ऐसा होने से पहले सिर्फ 3 दिन का वक्त होता है। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए नई तजावीज़ पेश की है जिनका मकसद अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना और जारी जंग का खात्मा करना है। ताहम इस फार्मूले के तहत जौहरी मुज़ाकरात को फिलहाल मौखर करने की बात की गई है। एक्सियोस के मुताबिक एक अमरीकी एहलकार के हवाले से बताया कि इस तजवीज़ का मकसद सफारती तात्तुल को ख़त्म करना, क्योंकि ईरानी क़यादत इस वक्त इस हवाले से मुनक़सिम है कि जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका को क्या रियायतें दी जाएँ। ईरानी तजवीज़ के मुताबिक अगर इस वक्त जौहरी मामले को मुज़ाकरा से अलग कर दिया जाए तो एक तेज़ रफ्तार मुआहदा मुमकिन हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब मुबस्सरीन का ख्याल है कि नाकाबंदी ख़त्म करने से सदर ट्रंप का वो दबाव कम हो जाएगा जो वो ईरान की अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को ख़त्म करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सदर ट्रंप ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर कोई रियायत देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से रूस पहुंचने वाले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त का इशारा दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया से गुफ्तगू में अब्बास इराक़ची ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी में अहम किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते और बातचीत को आगे बढ़ने में मदद मिली, लेकिन मुकम्मल कामयाबी अभी बाकी है। अब्बास इराक़ची ने अमेरिका को मुज़ाकरात में डेडलॉक का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के हद से ज़्यादा मुतालबात और गलत तर्ज अमल ने पेशरफ्त के बावजूद मकासद हासिल ना होने की वजह बने हैं। मौजूदा सूरत हाल में रूस के साथ मुशावरत और हम आहंगी खास अहमियत की हामिल हो गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी हो गई है। इस मौके पर सदर पुतिन ने कहा कि उम्मीद है कि ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरान और खित्ते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन हुआ रूस करेगा। उधर व्हाइट हाउस की तर्जुमान ओलिविया विल्स ने इस हवाले से कहा कि अमेरिका प्रेस के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। सदर वाजे कर चुके हैं कि तमाम पत्ते अमेरिका के हाथ में और वो सिर्फ वही मुआहदा करेंगे जो अमेरिकी अवाम के मुफाद में हो और ईरान को कभी जौहरी हथियार ना बनाने दे। दूसरी जानिब ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की मजीद कमजोरियां सामने आई हैं। अमेरिकी टीवी NBC की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि ईरान ने कुवैत में मौजूद अहम अमेरिकी दिफाई तंसीबात को निशाना बनाने के लिए एक पुराने ईरानी F-5 जंगी तैयारे का इस्तेमाल किया। इस तैयारे ने न सिर्फ अमेरिका के जदीद तरीन पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया बल्कि कुवैत में वाक़ अमेरिकी फौजी अड्डे कैंप बेयरिंग पर बमबारी भी की। इन इंकशाफात ने अमेरिकी फ़ज़ाई दिफा और स्ट्रेटेजिक बर्तरी के दावों को चैलेंज कर दिया है। ईरान के पास मौजूद F-5 तैयारे अमरीकी साख्ता हल्का लड़ाका तैयारा है जिसे अमेरिका की कंपनी नॉर्थरोप ने 1959 में डिज़ाइन किया था। शाह ईरान ने 60 और 70 की दिहाई में अमेरिका से तकरीबन 140 से 160 तैयारों को सौदा किया था। एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक ईरान के पास अब भी 35 से 50 के करीब फ़ाल F-5 तैयारे मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस तैयारे की बुनियाद पर अपनी मकामी तैयारे भी बनाए हैं जिनमें साइका और कौसर शामिल हैं। अस्करी माहिरीन के मुताबिक पेट्रियट सिस्टम बुनियादी तौर पर मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसी तैयारे का निचली परवास के जरिए इसे अबूर कर लेना रडार के ब्लाइंड स्पॉट्स और दिफाई तहबंदी की खामियों को जाहिर करता है। माहिरीन के मुताबिक इस वाक़े की अहमियत सिर्फ नुकसान तक महदूद नहीं बल्कि ये दिफाई हिकमत अमली पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि जदीद दिफाई निज़ाम की कम बुलंदी पर परवास करने वाले अहदाफ या बैक वक्त मुतअद्दिद हमलों के सामने कमज़ोर पड़ सकते हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका कमज़ोर दिखाई दे रहा है और इसे अफगानिस्तान और इराक जैसे मसाइल का सामना हो सकता है, जबकि इस जंग के मुआशी असरात यूरोप पर भी पड़ रहे हैं।
जर्मन शहर मासबर्ग में तलबा से गुफ्तगू करते हुए फेडरल मिर्ज ने कहा कि इस किस्म की जंगों में दाखिल होना आसान नहीं मगर निकलना मुश्किल होता है। अमेरिका को ईरान के खिलाफ जारी जंग में शर्मिंदगी का सामना है। वाशिंगटन के पास इस तनाज़े से निकलने का वाज़ेह रास्ता मौजूद नहीं है। जर्मन चांसलर ने कहा कि ईरानी क़यादत निहायत महारत से मुज़ाकरात कर रही है और तवक्को से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। फेडरल मिर्ज के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिका को मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है। जर्मन चांसलर की गुफ्तगू और NBC की रिपोर्ट जाहिर करती है कि अमेरिका इस वक्त बंद गली में बुरी तरह फंस चुका है और इससे निकलने के लिए कोई कंधा और रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में एक पॉज आया हुआ है। इनसाइड क्या चल रहा है, इस पर बात कर लेते हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब से। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, अब इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जिस तरीके से कोशिशें कर रहा है, दुनिया इसे तस्लीम भी कर रही है, अमेरिकी भी इस बात का यादा करते हैं, ईरान भी इस बात का यादा करते हैं, लेकिन एक सर्टन पॉज सा एकदम आ गया है। उम्मीद की जा रही थी कि शायद वीकेंड के ऊपर ये मुलाकात हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा बताइएगा मुज़ाकरात दोबारा कब बतवक्के हैं? सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मीडिएशन में या सालसी जो प्रोसेस है वो इतना कोई जिस तरह एक्सपेक्टेशन की जाती है कि स्मूथली चीज़ें रन करेंगी और उसी तरह उसी जो है स्पेस पे जो है चीज़ें चलती रहेंगी, ऐसा होता नहीं है। नेगोशिएशंस हों या कोई भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की प्रोसीडिंग्स हों बाशमूल मीडिएशन के, और पाकिस्तान बसीयत फैसिलिटेटर, बसीयत मीडिएटर जो है वो अपना किरदार अभी भी जारी उसारी रखे है और इसमें चीज़ें उतार चढ़ाव आता रहता है। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। सबसे वाज़ेह मैं ये बात आपको बताऊं कि कई दफ़ा होता है कि यू हिट अ वॉल, ऐसा लगता है कि आगे चीज़ें बढ़ नहीं सकती, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि कॉन्स्टेंट इंगेजमेंट हो रही होती है। जो मैसेजिंग है, जो शटल डिप्लोमेसी है, दैट्स वेरी मच एट वर्क, वो अभी भी चल रही है और पसे पर्दा भी चल रही है। और इसी तरह जो बैक एंड फोर्थ मैसेजिंग है दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से, वो पाकिस्तान के थ्रू हो रही है। और पाकिस्तान दीगर जो दोस्त ममालिक हैं जिस तरह सऊदी अरेबिया, तुर्की और मिस्र, उनके साथ भी क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में है बाशमूल चाइना के। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसमें मैं समझता हूँ कि जो टर्निंग टाइड होगी या तो जो एक पिवटल मोमेंट होगी उस सारी सिचुएशन की, तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप की अमेरिका से रवाना होते वक्त जो है, क्योंकि उनका दौरा चीन जो है वो अगले माह के वस्त में मुतवक्के है, जो डेट्स उनकी ऑलरेडी सेट हैं। उधर जाने से पहले मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें जो हैं ये सेटल हो जाएंगी। आप कह रहे हैं एक्सपेक्टेडली, और कोई थोड़ा सा विक्टोरियस इमेज लेके डोनाल्ड ट्रंप साहब शी जिन के सामने बैठा जाते हैं, ओके, अभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि एक ही सीटिंग में, दो सीटिंग में 47 साल का जो डिफरेंस है ईरान और अमेरिका के दरमियान, ये ख़त्म हो जाए। जिस तरीके से हमने देखा 24 घंटों में दो बार अब्बास अराग़ची 36 आवर्स में 2 बार पाकिस्तान आए, ओमान गए, इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग में भी हैं, थोड़ी देर पहले उनकी मुलाकात भी हुई है प्यूटन से। यानी कहीं ना कहीं ईरान भी अब कुछ लचक दिखाता हुआ नज़र आ रहा है चीज़ों पे। थोड़ा सा आप बताइएगा मुज़ाकरात पे इस वक्त तातुल किस चीज़ पे डेडलॉक है? आबना हर्मुज़ है या अफजूदा यूरेनियम की कॉटरेज है, क्या है क्या? देखिए, मैं उसको बिल्कुल पिन पॉइंट करके तो चीज़ें नहीं मीडिया पे रखना चाहता या मीडिया पे रखने की जो है मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब बात नहीं होगी, क्योंकि जब दो फ़रीक़ैन उनकी आपस की कॉन्वर्सेशन है, एक सैंक्टिटी अटैच है उस पूरे प्रोसेस के साथ, तो बेहतर ये होगा कि उस डिटेल में या उस बहस में ना जाएं। लेकिन वही 2-4 जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता है कि आउट इन दी ओपन है। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, आबनाए हॉर्मुज़ की ओपनिंग के हवाले से है, फिर ब्लॉकेड के हवाले से है, फिर यूरेनियम के हवाले से है। तो ये पॉइंट्स, आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ तो वही हैं। अब ईरान की तरफ से जो एक सोर्सेज के हवाले से कह लें या जो वहाँ के सहाफ़ी बात कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि कुछ थोड़ी सी आमादगी जो है वो आई है आबनाए हॉर्मुज़ खोलने के हवाले से। इसी सिलसिले में ओमान भी और अभी रशिया भी जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, वो गए हैं और इसी हवाले से पाकिस्तान भी वो 2 दफ़ा आए। तो मैं समझता हूँ कि एक ब्रेक थ्रू जो है वो ज़रूर होगा, लेकिन उसमें कितना टाइम लग सकता है ये भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। हो सकता है कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाए, क्योंकि जो असल जो कंटेंशियस इश्यूज़
जो भी फिल वक्त फेस कर रही है पूरी दुनिया, वो तो अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से है और उसकी ब्लॉकेट के हवाले से। तो हो सकता है कि ये मामला सैंक्शंस के साथ जो है ये तय हो जाए कि सैंक्शंस के रिमूवल, फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट शायद एट अ लेटर डेट, लेकिन कम अज़ कम ये है कि या सैंक्शंस बाद में या फ्रीजिंग कुछ हद तक जो है इसका कोई ना कोई मैकेनिज्म जो है वो डिफाइन हो जाएगा जिस पर दोनों फ्री कैन जो हैं वो आमादा हों। और फिर सेकेंड राउंड में जो यूरेनियम इनरिचमेंट की बात है, क्योंकि उनके अपनी जो है वो फतवा मौजूद है और वैसे भी इससे पहले भी ओमान में और दीगर जगहों पे, जिनीवा में, वियना में, वो इस मामले के ऊपर जो है यूरेनियम के ऊपर बातचीत करते रहे हैं और काफ़ी हद तक मामला जो है वो सेटल भी हो चुके थे। तो अब वहीं से वो अगर शुरू करेंगे या उसमें कोई उनकी चेंज ऑफ पोजीशन आई है, इज़ येट टू बी सीन। ठीक, बैरिस्टर कीमत साहब, पाकिस्तानियों के लिए कौन सी अच्छी खबर है आपके पास? क्योंकि ये सीज़ फायर की कोशिश है, ये सब कुछ अपनी जगह पर हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी भी इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई है। ना सिर्फ मुतासर हो रही है बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 26 रुपये का इजाफा किया गया चंद रोज़ पहले। आज शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है, सर तकरीबन अब 11.5% हो गई। कहा जा रहा है महंगाई का एक तूफान आने का खदशा है। तो सर थोड़ा बताइएगा, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के पास क्या प्लान है? देखिए, फ़िल वक्त तो आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से, जो फ्यूल कॉस्ट है, उससे हर प्रोडक्ट, हर चीज़, हर अशाए जो ज़िंदगी है वो उसके साथ मुंसलिक है। अब ये कहें कि फ्रूट हों, सब्ज़ियाँ हों, फल हों, खाने पीने की चीज़ें हों या दीगर चीज़ें हों, उसकी एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और वो फ्यूल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी तो वो फिर डेफिनेटली एक नेचुरल सी बात है कि वो पास ऑन होती है और वो बिल्ट इन होती है फिर उन प्रोडक्ट्स में जो मार्केट में एंड कंज्यूमर उसको इस्तेमाल करता है। बात ये है कि इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान की तो कोशिशें हैं कि ये मामला जल्द अज जल्द खुशउस्लूबी से हल तलब हो, ताकि जो पेट्रोल की कीमतें इस जंग से पहले थीं, इस तनाज़े से पहले थीं, वो उस पर वापस आएँ या उससे भी नीचे जाएँ, ताकि उसका फ़ायदा जो है वो आवाम तक पहुँच सके। फ़िलवक़्त आपने देखा कि रिलीफ थोड़ा सा जो स्टेबिलिटी आई, हमने पास ऑन किया वो रिलीफ, उसके बाद ये थोड़ी सी कीमतें फिर उतार चढ़ाव आया एक्सचेंज रेट के हवाले से, अदरवाइज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के हवाले से, तो हमने वो फिर पास ऑन की। लेकिन हर जुमे के जुमे जो है ये पेट्रोल की कीमतें रिव्यू होती हैं, ये देखा जाता है और उस हवाले से जो है मैं समझता हूँ कि जो एक बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो होता है उसमें देख के तो वो कीमत का तयन किया जाता है। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बड़े बड़े महाजों पर ईरान अमेरिका का तस्फिया करा रहा है, जंग बंदी के लिए कोशा है, ये सब चीज़ें हैं। सीज़ फायर में तोसी भी पाकिस्तान की वजह से हुई। सर एक वो भी कहते हैं घर के भी तरफ तो थोड़ा देखना चाहिए। तहरीक इंसाफ के साथ भी कुछ सियासी सीज़ फायर हो सकता है? आप समझते हैं कि वक्त आ गया है कि माजी को भूल कर अब कुछ आगे बढ़ा जाए? मेरे ख्याल से उनकी अपनी लीडरशिप में ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का अंदिया दे रहे हैं कि माजी को भूला जाए और आगे बढ़ा जाए, पाकिस्तान की खातिर आगे बढ़ा जाए। आपने देखा कि जिस तरह की चपकलिश या एक टग ऑफ वॉर या हसूल इक़्तिदार के लिए जिस किस्म की ख़ानदान के लोगों से और पार्टी के अहदेदार जो हैं उनमें जो सर्द एक जंग छिड़ी हुई है, जो सर्द जंग नहीं रही लेकिन उसका कुछ जो है ट्रेलर आपने पिछले दिनों देखा। इसी तरह आपने देखा कि जो कहा जाता था कि हम रिहाई फोर्स बना रहे हैं या हम अडयाला जाके जो है एहतजाज करेंगे, अभी आप देखें कि कल मंगल का दिन है, उससे पहले भी पिछले मंगल भी आप देखें, जुमेरात देखें, कोई शख्स नहीं गया, कोई बंदा बशर जो है वो आपको आप नज़र नहीं आया होगा। तो मेरे ख्याल से अब लोगों को भी रियलाइजेशन हो गई है कि ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, एक शख्स को सज़ा हुई है, गो कि वो पार्टी का चेयरमैन रहा हो और पार्टी की एक सेंट्रल फिगर हो, लेकिन बात यह है कि जेल के दरवाजे तोड़ के, दीवारें फैला के आप किसी को रिहा तो नहीं करवा सकते। कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा और कानून के मुताबिक ही उनको इन्हीं अदालतों से रिलीफ मिलेगा। अगर वो रियासत के साथ टकराना चाहते हैं तो फिर आपको पता है कि रियासत अपनी रेट जो है वो कायम दायम रखना जानती है। ठीक है। तो इस सारे मामले के ऊपर मेरे ख्याल से बेहतर एक हिकमत अमली जो है वो PTI की तरफ से आने की ज़रूरत है। उनके दोनों लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों हाउसेस में मौजूद हैं। उनको चाहिए कि जो मैंडेट उनको मिला है मुज़ाकरात के लिए तो वो उसका इस्तेमाल करें और मुज़ाकरात की मेज़ जो है वो या नशिस्त जो है वो रखें। बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ अकील मलिक साहब हमसे बात कर रहे थे। मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रज़ा मोहम्मद साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप साहब की टोन में बहुत हद तक चेंज है।
अब उस तरीके से वो एग्रेसिव बिहेव नहीं कर रहे, वो टाइम लाइन्स नहीं दे रहे, बल्कि टाइम बार्स को नहीं लगा रहे। कम से कम ये और मैं और तो आप देख रहे हैं। लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का दूसरा राउंड, सर वो नहीं हुआ। इनडायरेक्ट राब्ते ज़रूर हैं और पाकिस्तान के ज़रिए हैं। आप ये बात बताइए कि ट्रंप साहब जब ये कहते हैं कि ईरानी अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें फ़ोन पर बात कर सकते हैं, तो सर इनडायरेक्ट राब्तों से कोई हतमी डील हो सकती है? जी, बहुत शुक्रिया जी मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए जी। मैं कहूँगा जी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि हमेशा यही होता है कि पहले बैकग्राउंड राब्ते होते हैं, उससे पीछे कई दफ़ा मिलिट्री राब्ते करती है, कई दफ़ा इंटेलिजेंस करती है, कई दफ़ा बीच में फ्रेंड्स आपके राब्ते करते हैं। आई मीन जो इंटरलोक्यूटर्स होते हैं वो राब्ते करते हैं, और इनिशियली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके तय की जाती हैं। अभी जैसे यहाँ पे पहला राउंड हुआ था, उसमें कुछ चीज़ें तय हो गई थी। अगर आपको याद हो तो दोनों पार्टीज ने जब वो यहाँ से जा रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि काफ़ी सारी चीज़ों पे इत्तेफाक हो गया और कुछ चीज़ें रह गई हैं। बाद में कोई नई डिमांड्स आ गई और उसमें स्पेशली टॉप ऑफ द लिस्ट आ गई थी कि जी आबना हुर्मस को खोला जाए, जो ईरानियन ने खोला। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बयान दिया कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं, ईरान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। फिर उन्होंने खुद से उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया या ब्लॉकेट लगा दिया, नॉट ओनली दी आबना हुर्मस को, बल्कि उन्होंने ईरानियन पोर्ट्स पे भी कर दिया। सेकंड जो चीज़ सामने आई है, जो स्टिकी पॉइंट है, वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम का। तो उसके ऊपर आई थिंक अमेरिका जो है बहुत कड़ी शराइत रख रहा है कि बिल्कुल ही बंद कर दें। वेर एज मेरे ख्याल में ईरान जो है वो उस जगह पे आना चाहेगा एट बेस्ट जहाँ पे वो JCPOA में थे। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर थोड़े आई थिंक कोई इश्यूज चल रहे हैं। बट जो आपने अभी बात की कि थोड़ा सा उनके टोन और टेनर में चेंज आई है प्रेसिडेंट ट्रम्प के। नंबर टू, ये जो सीज फायर है इसमें कोई टाइम लाइन नहीं है, ये लगता है जी कि इनडेफिनेट है। तो ये दोनों चीज़ें जो है इंडिकेट करती हैं कि पॉजिटिविटी ज़रूर डेवलप हो रही है। ठीक है। लास्ट पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि दोनों साइडें जो है ना फुल हार्ड पोजीशन पे हैं। बार्गेनिंग पोजीशन वो अपनी अपनी मजबूत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टॉप से बार्गेन शुरू करेंगे। लेकिन जाहिर है कि ये सारा कुछ नेगोशिएशंस में होता है, और मेरे ठीक है। ख्याल में नॉट ओनली सेकंड राउंड बल्कि थर्ड फोर्थ भी में भी हों। हमें ये खुशी रहनी चाहिए कि जब तक ये बातचीत इनडायरेक्ट है तो इसका मतलब है अच्छा, अल्टीमेटली मगर जनरल साहब कहीं ना कहीं ये गुमान भी है कि ईरान को मुज़ाकरात की कार की हैसियत से तो किरदार बहुत पसंद है, लेकिन ईरान कहीं ना कहीं कोई गारंटर भी ढूंढ रहा है। जैसे कि मैं मस्कत से फिर पाकिस्तान आए, फिर मॉस्को का दौरा किया, इसके अलावा कतर, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से भी इनके राब्ते, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इस पेशरफ्त को सफारती लिहाज से आप कैसा देखते हैं? एज आ गारंटर को ढूंढ रहे हैं ईरान या किसी सालिस को ढूंढ रहा है ईरान? जी, मैं इसको डिफरेंट नज़र से देखता हूँ जी। जहाँ तक इतने मुल्कों से राब्ते करने का ताल्लुक है तो इसका मतलब है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उनको बता के कन्विंस कर रहे हैं कि उनको सपोर्ट करें उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, डायरेक्टली इनडायरेक्ट, क्वाइटली और ओपनली, जो भी चैनल्स ऑपरेटिव हैं कि वहाँ पे ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करें। जहाँ तक रशिया का ताल्लुक है, यस, रशिया कैन बी वन ऑफ द गारंटर्स, चाइना कैन बी वन ऑफ द गारंटर्स, EU कैन बी वन ऑफ द गारंटर्स। बट मेरे ख्याल में जो ईरान है इट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कि वो चाहते हैं कि ये अल्टीमेटली जो जो भी मुआहदा होता है इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी गारंटी और बैकअप हो। तो मेरे ख्याल में वो उस लाइन ठीक पे है। काम कर रही है। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट एक्सियोस? एक्सियोस की ये रिपोर्ट है, वो दावा कर रहा है कि ईरान की जानिब से अमेरिका को आबनाए हरमुज़ खोलने के हवाले से कहा गया और नाकाबंदी ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की गई, यानी हम आबनाए हरमुज़ खोल देंगे, आप नाकाबंदी ख़त्म कर दें। मगर ईरान की जानिब से ये भी कहा गया कि जौहरी मामला जो हैं उसको कहीं बाद में जाके तय किया जाए। आपको लगता है कि जौहरी मामले को हल किए बगैर अमेरिका किसी किस्म के मुआहदे के लिए तैयार होगा? क्योंकि उनका तो ये वन पॉइंट एजेंडा है ना सर। जी, जहाँ तक आपने हुर्मस का ताल्लुक है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। पहले एक खुली थी, जंग हुई, बंद हो गई, फिर अमेरिका ने कहा खोल दें, ईरान ने खोला, उन्होंने बंद कर दी। काइंड ऑफ टिट फॉर टैट या रिंग ओवर द रिंग कह लें, या जो भी है, ब्लॉकेट लगा दिया उन्होंने। तो अभी दोनों साइडें जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो नरमी शो कर रही है मेरे ख्याल में, और करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि ये उन दो मुल्कों का मामला नहीं है। अपना हुर्मुज़ से 6 और मुल्कों के ऑयल गुजरते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें जो हैं उस शिपिंग लेन पे डिपेंडेंट है। और जहाँ पे उस ऑयल का ताल्लुक है वो सिर्फ 6 मुल्कों की बात नहीं है,
वो तो पूरी दुनिया में जाता है और ग्लोबल सप्लाई चेन सिस्टम और इकोनॉमी पे वो इफेक्ट करता है। और इसी तरह वो ईरान को भी नुकसान हो रहा है कि जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं जी $500 मिलियन रोज का नुकसान हो रहा है। अदरवाइज जो प्राइसेस बढ़ती हैं वो 5 से 20 डॉलर अ बैरल तक बढ़ जाती हैं, तो उसका नुकसान सभी को होता है। तो मेरे ख्याल है आपने हुर्मुज़ जो है एक चीज ऐसी है कि जिसके ऊपर दोनों साइडें जो है वो नरमी का इजहार कर देंगी और शायद कर भी नहीं, तो ये एक स्टेप वन हो जाएगा। जहां तक न्यूक्लियर का ताल्लुक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहेगा। अमेरिका चाहेगा बिल्कुल बंद कर दें, ईरान चाहेगा कि बिल्कुल बंद ना करें, उसको कम से कम सिविलियन यूज के लिए रहने दें। अमेरिका चाह रहा है शायद 20 साल 25 साल के लिए बिल्कुल ही बंद कर दें। ईरान कह रहे हैं जी टाइम जो है बहुत ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर डिस्कशन होती रहेगी, कोई ना कोई बार्गेन जो है अल्टीमेटली कोई मिडिल ग्राउंड जो है एस्टेब्लिश हो जाएगा। जो आरसी फायरबंदी के हवाले से जो एक टॉप चंद शराइत थी 10 ईरान की, उसमें से ये भी शामिल था, लेकिन अभी तक देख रहे हैं कि इसराइली उसकी भी पाबंदी नहीं करी। बहरहाल मेजर रिटायर्ड रजा मोहम्मद साहब हमसे बात कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। पाकिस्तानी पिछले साल के सैलाब की तबाहकारियां भी भूले नहीं हैं। पंजाब में दरिया रावी, सतलुज और चनाब के आसपास के इलाकों में तारीखी तबाही हुई है। बिफरे दरियाओं ने पंजाब के 28 अजला को बुरी तरह मुतासिर किया। ये वो इलाका है जो पाकिस्तान की फूड बास्केट भी कहलाते हैं। सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले जिला में सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफसाबाद, चनियोट, जंग, कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान, बिहाड़ी, भावलनगर और भावलपुर शामिल थे। सैलाब ने ज़रूरी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। माहिरीन के मुताबिक सैलाब का मुआशी नुकसान 409 अरब रुपए से ज्यादा था, जो GDP का 3% बनता है। सैलाब से फैसलाबाद डिवीजन सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, जहां 3,23,215 एकड़ रकबा पानी में डूबा। गुजरांवाला डिवीजन में 2,62,862 एकड़, जबकि गुजरात डिवीजन में 2,38,416 एकड़ फसलें मुकम्मल या जुजवी तौर पर तबाह हुई। दीगर मुतासरा इलाकों में भावलपुर डिवीजन शामिल है, जहां 1,45,432 एकड़, मुल्तान में 58,439 एकड़, डीजी खान में 49,165 एकड़, साहिवाल में 1,37,089 एकड़, लाहौर में जबकि 99,421 एकड़, उधर सरगोदा में 12,073 एकड़ फसलें मुतासर हुई। यूं सैलाब से तकरीबन 22 लाख एकड़ से ज़ायद ज़रई अराजी मुतासर हुई। सबसे ज़्यादा नुकसान चावल की फसल को पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक चावल की 9,70,929 एकड़ फसल ज़ेरे आब आ गई। मकई की 1,86,419 एकड़ फसल बर्बाद हो गई। गन्ने की 2,20,344 एकड़ फसल सैलाब से तबाह हुई। सैलाब से 4,05,000 एकड़ पर चारे की फसल को भी नुकसान पहुंचा। कपास की 1,10,850 एकड़ फसल पानी में बह गई, जबकि सब्जियों की 1,15,260 एकड़ फसल बर्बाद हुई। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था। हुकूमत ने गैर मुल्की इमदाद लेने की बजाय अपने वसाइल से बहाली का चैलेंज कबूल किया। सैलाब के बाद कहा गया कि नुकसान की बड़ी वजह दरिया की गुजरगाहों में तामीरात की वजह से हुई। ऐलान किया गया कि दरिया की गुजरगाहों में दोबारा किसी को आबाद होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके लिए मुतबादिल जगहों पर इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन अभी भी सूबे में सैलाब से मुतासर कई इलाकों में लोग वादों की तकमील के मुंतज़िर हैं। कई इलाकों में सैलाब से बचाव के लिए हिफाजती बंद बनाने का काम भी सुस्त-रवी का शिकार है। पिछले साल हमने देखा कि सैलाब के दौरान हुकूमती वुज़रा फ्रंट लाइन पर उस वक्त तक थे जब तक मीडिया के कैमरे वहां मौजूद थे, लेकिन उसके बाद ताहाल मुतासरीन इलाकों में ऐसी कोई सरगर्मी देखने को नहीं मिली। वुज़रा के सीन से हट जाने के बाद इंतजामिया भी उस तरह से मुतहरिक नहीं है जैसा कि होना चाहिए था। वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि अपने वुज़रा को सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली की निगरानी का टास्क सौंपें और इसका फॉलो अप भी लें। पिछले साल हमने देखा कि जहां सैलाब की एक वजह मौसमी तब्दीली थी, वहीं भारत की जानिब से रावी, सतलुज और चनाब में यकदम ज्यादा पानी छोड़ने की वजह से भी ज्यादा तबाही हुई। अस्करी बहास पर जख्म खुर्दा और शिकस्त खुर्दा मोदी इस बार भी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करेगा, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा है। रवां साल 28% तक ज्यादा बारिशों की पेशगोई की जा रही है। खदशा है कि सैलाब से बचाव के हुकूमती इकदाम की रफ्तार यही रही तो इस साल नुकसान पहले से भी कई ज्यादा गुना हो सकता है। पंजाब हुकूमत उनके वादे याद कराने, सैलाब मुतासरीन की आवाज़ अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए हम रुख करेंगे पंजाब के सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ तरफ, जहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदों से जानेंगे कि वहाँ कौन कौन से इलाके सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए थे, बहाली का काम कहाँ तक पहुँचा है। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन से जो वादे किए थे उनमें से कितने फ़ीसद पूरे हो चुके हैं। रवां साल दरियाओं के आस पास के इलाकों के रहने वालों को सैलाब से बचाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं।
ये तमाम चीज़ें जानेंगे कि क्या ये इकदाम पिछले साल के मुकाबले में कहीं बड़े सैलाब के ख़तरे से निपटने के लिए काफ़ी है। ये सब और बहुत से ऐसे सवालात का जवाब जानते हैं। सबसे पहले अलीपुर और कसूर चलते हैं, जहाँ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ, सबसे पहले ये बताइएगा कि कसूर और आसपास के इलाकों में पिछले साल सैलाब से कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हुए थे? हुकूमत ने बहाली के जो ऐलानात और वादे किए थे उस पर कितने फ़ीसद अमल दरामद हो चुका, और इस साल सैलाब के ख़तरे से निपटने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सतलुज पर। अगर दरिया सतलुज की बात की जाए, दरिया सतलुज जो है नगर अमनपुरा से निकल कर जो है वो भारत से पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है, और ये कुछ किलोमीटर के बाद फिर गंडा सिंह हेड से इंडिया में दाखिल हो जाता है, और इसी गंडा सिंह हेड से फिर पाकिस्तान में ये दाखिल होता है। तो ये दो ऐसे बनते हैं दरिया के, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अगर 2025 के सैलाब की बात की जाए तो यहाँ पर जो सैलाब ने यहाँ पर तबाहकारियाँ मचा दी थी, और यहाँ मैं अभी ये बता रहा हूँ, यहाँ पर सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन थी वो दरिया बुर्द हो गई थी। इसी तरह जो सैकड़ों एकड़ करोड़ों रुपए की मालियत की जो फसलें थी वो तबाह बर्बाद हो गई थी। लोगों के मकानात बिल्कुल गिर गए थे। इसी तरह जो लोग हैं उनके जो बाकी चीज़ें हैं, माल और मवेशी जो है वो उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इस वक्त मैं भिक्कीविंड के मुकाम पे मौजूद हूँ। अगर आप देख सके मेरी बैक साइड पे, तो अभी भी जो दरिया का कटाव यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे जो एक साथ बिल्कुल गाँव है, 7 गाँव मौजूद है, और साथ ही दरिया का कटाव भी है। हालांकि जो 2025 का सैलाब आया था उससे पहले यहाँ पे जो है दरिया से, जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे थोड़ा आगे जो दरिया के अंदर भी मकानात थे जो बिल्कुल दरिया बुर्द हो गए थे। तो यहाँ पर अगर इलाका मकीनों की बात की जाए गवर्नमेंट के हवाले से, अगर मुआवजे की, तो इलाका मकीनों का यही शिकवा है कि हमें, अब कुछ कहते हैं कि हमें मिला है, लेकिन बाकियों का यही शिकवा है कि हमें यहाँ भी कुछ भी नहीं मिला। जी, कसूर में मुतवक्के सैलाब के हवाले से किस किस्म की तैयारियाँ की गई हैं, तदारुक के लिए भी कौन कौन से अवामिल ज़ेर गौर है, इन तमाम चीज़ों से मुतालिक बता रहे थे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हम अलीपुर में क्या सूरत हाल है। वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अब्दुल समद। जी अब्दुल समद, आप ज़रा आगे कीजिएगा। मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब हुकूमत ने जो है सैलाब मुतासरीन की जो बहाली के लिए इक़दामात किए थे, और उनके साथ साथ जो ऐलानात किए थे उन पर जो है मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब भी जो काफ़ी मिकदार तादाद में सैलाब मुतासरीन ऐसे हैं जो बेयारो मददगार हैं, उनके लिए ना ही उनको जो है उनकी बहाली के लिए कोई इक़दामात किया गया है, वो भी अब हुकूमत का जो है शिकवा करते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ हुकूमत ने जो है ऐलान किया था कि जो भी दरियाई बेल्ट में जो लोग मौजूद हैं उनके लिए जो है हुकूमत मुतबादिल जगह पर फराम करेगी, लेकिन उनकी रिहाइश के लिए या उनको मुंतकली के लिए अभी तक भी हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। जिस फ्लड बंद को तोड़कर सैलाबी पानी जो है अलीपुर तहसील में दाखिल हुआ था, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है उसको आज से नौ तमीर कराने के लिए जो है वो काम शुरू हो चुका है, लेकिन उस पुरानी फ्लड बंद की जगह पर नए सिरे से फ्लड बंद बनाने की वजह से जो यहाँ पर बस्तियाँ हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगी, और जो यहाँ पर जो मुख्तलिफ लोग हैं उनको भी काफ़ी इस हवाले से जो है खदशात हैं। जी, हमारे नुमाइंदों से ज़मीनी सूरत हाल आपने जानी। इस साल सैलाब से बचाव के लिए किए जाने वाले इक़दाम क्यों सुस्त रवि का शिकार है, ये जानेंगे PDMA पंजाब के पॉलिसी एडवाइज़र हमीदुल्लाह साहब से। मलिक हमीदुल्लाह साहब, 2025 में सैलाब की वजह से पंजाब के तकरीबन 28 अजला थे 12 लाख एकड़ मुतासर हुआ था। इस बार कहा जा रहा है कि 28% ज़्यादा बारिशों की पेशगोई है। सर, इस सैलाब से उतनी तबाही ना हो और कम से कम नुकसान हो, इस सिलसिले में PDMA ने ऐसे कौन से अमली इक़दाम किए हैं? एक तो मौसम के हवाले से एक शुक्रिया पहले अदा करते हैं आपका जनाब, बहुत बहुत मेहरबानी कि आप हमारी आवाज़ को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जहां तक ये इंफॉर्मेशन मालूमात जानी चाहिए, ताकि वो मुहतात रहें और जो गाइडलाइंस दी जाती हैं, हिदायत दी जाती हैं उसमें अमल करें। उसके बाद अब आपके सवाल की तरफ आते हुए, इस दफ़ा जो बारिशें हैं वो जो अभी चल रहा है ट्रेंड, उसके मुताबिक जो पहले से बारिशें कम होने का चांस है, और चूँकि सर्दी जो है आपने देखा काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गई, अभी आके थोड़ा सा गर्मी पड़ी है, और बारिशें भी होती रही हैं तकरीबन मुसलसल हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद कोई ना कोई बारिश होती रही है। आमतौर पर दिसंबर में बारिशें होती थी और फिर उसके बाद अगले जो महीने उन्हें बारिशें कम ही होती थी। तो ये बारिशों का जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक ये इस बहार के मौसम में भी जारी रहा है। तो अब तैयारी की जहाँ तक बात है तो हर जो भी इवेंट होता है
वो हमें कुछ ना कुछ सबक दे के जाए। और जो पिछला इवेंट गुजरा है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट इसलिए है कि 3 जो दरिया हैं वो साइमल्टेनियसली शुरू हो गए थे जब सैलाब में आ गए थे। तो उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट बेशक तैयार भी थी किसी हद तक, लेकिन पहले 1 या 2 दरिया होते हैं, तीसरा दरिया भी साथ शुरू हो गया तो स्ट्रेच बढ़ गया, इलाका बढ़ गया, लोग बढ़ गए और जो है काफ़ी हद तक जो सैलाब है वो भी हिस्ट्री का बड़ा सैलाब 10 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी जनाब में ही चला गया। तो उसके लिए अब जो हमारी तैयारी के हवाले से बात कर रहे हैं तो अभी से पहले तो था हमारी जो तैयारी शुरू होती थी वो 15 जून से स्टार्ट होता था, लेकिन अब जो है वो तैयारी अभी इस वक्त से जारी है। सुबह भी मीटिंग हो रही है, मिनिस्टर साहब जो है वो खुद आ रहे हैं, हमारे जो CCDM के पीडीएम के मिनिस्टर हैं वो खुद मीटिंग ले रहे हैं और उसके लिए हमने पूरे का पूरा जो इलाके सैलाब की जद में आ सकते हैं वो उनको मार्क किया 5 दरियाओं के ऊपर और फिर उसके लिए एक सर्वे जारी है जो 30 मई तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। एक एक घर को मार्क किया जा रहा है जो किसी दरिया के बिल्कुल कच्चे मलिक साहब वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, मार किया जा रहा है, सावन तो सर पर है, 2 महीने बाद शुरू हो जाना है ये सारा मामला। लेकिन मैं कुछ और चीज़ें जानना चाह रहा हूँ ना, गुज़िश्ता साल दरियाओं की गुजरगाहों में ना तामीरात थी, उसको सैलाब की एक बड़ी वजह, उसकी तबाही की एक बहुत बड़ी वजह इसको गर्दाना गया था। इस सिलसिले में अब तक इस 1 साल में क्या इकदाम उठाए गए, क्योंकि आप एक बहुत जिम्मेदार किस्म की पोजीशन पर हैं, ये ज़रा बताइएगा कौन कौन सी ऐसी बस्तियां हैं जो इस वक्त भी मौजूद हैं, जो दरिया के बेल्ट पे मौजूद हैं, जहां अभी तक काम नहीं हुआ? अच्छा, एक तो ये है कि अगर आप देखें हिस्ट्री को और प्री हिस्ट्री जो एरिया है उसको भी आप देख लें तो पहले आबादी होती दरियाओं के पास थी, पानी एक था जिसके साथ ज़राअत भी होती थी और उसके साथ ही लोग रहते भी थे, गुजरगाहें भी हुई थी। तो ये सदियों पुरानी आबादियां हैं। हाँ, अलबत्ता जहाँ तक है ना कि दरियाओं के रास्ते में रुकावट बनना, तो उसके लिए अब हर ज़िला जो है उसका जो चेयरमैन है DDMA का, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, वो एक सर्टिफिकेट जमा करवा रहा है कि जो वाटरवेज हैं उनमें से इंक्रोचमेंट हर 100% जो है ना वो ख़त्म कर दी गई है ताकि वो रुकावट पैदा ना हो। दूसरा ये है कि सिर्फ इतना नहीं है बल्कि अभी आपका टाइम शायद थोड़ा, अगर पहले आपने इस थोड़ा सा आइडिया होता कि ये इस तरह की चीज़ें आनी है तो वो बाकायदा तौर पर सिर्फ एक इंक्रोचमेंट नहीं है बल्कि ये है कि जो फ्लड के बंद हैं उनको देखा जा रहा है बाकायदा तौर पर, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके। फिर उसके बाद जो मशीनरी है, जो फ्लड के फाइटिंग के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल होती है वो उसके पास है, रेस्क्यू के पास है, हमारी आर्मी के पास भी है, उनको भी हमने दिए PDM में ने, तो वो बाकायदा तौर पर चेक किया जा रहा है। और ये जो अप्रैल का महीना स्टार्ट होता है, जो फ्लड आता है वो आमतौर पे आते हैं अगस्त और सितंबर में, लेकिन हमारी जो उसकी प्रिपरेशन है वो मई तक मुकम्मल हो जाती है। रास्ते में जो इंक्रोचमेंट थी या लोगों ने आबी रास्ते में जो जगह बनाई हुई थी वो तमाम की तमाम आपने इंश्योर कर ली हैं कि वो ख़त्म कर दी गई हैं और उन लोगों को किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल किया गया है, बसाया जा चुका है, क्योंकि ये तमाम वादे थे। जहां तक बात है ना वाटरवेज के वाले, देखिए एक होता है उसका एक्टिव रास्ता दरिया का, जो पैसिव उसका है ना, जिसको हम क्रीक भी कहते हैं या उसको आप कह सकते हैं कि जो उसकी बेट भी कह सकते हैं, तो उसके अंदर तो कोई चांस नहीं है क्योंकि इरोजन हो जाता है, वहां पर लोग घर बनाते नहीं है। हाँ, अलबत्ता यह है कि वहां पर सीजन के हिसाब से लोग जो है ना अपनी क्रॉप्स जरूर लगा देते हैं कि जब बारिश होती है, सैलाब आता है तो पानी, तो उसमें बुराई भी कोई नहीं है, कोई लगा। लेकिन यह है कि वो बिल्डिंग बनाना या कोई स्ट्रक्चर बनाना उसकी कतई तौर पे इजाजत नहीं है। वो हमारा जो फ्लड एक्ट है 2019 वो इजाजत ही नहीं देता और उसके लिए अच्छा, मुझे लास्ट एक सवाल का मुझे जवाब दे। पिछले साल ना भारत था जिसने आबी जारियत की थी और काफ़ी नुकसान हुआ, इस साल भी वो शरारत तो कर सकता है। भारत से आए पानी को किस तरीके से ज़ख़ीरा करना है, इस सिलसिले में बताइएगा, कोई अमली इक़दाम उठाए गए हैं? देखिए ये अगर आप देखें जो मंगला है उसको रेज किया गया है, उसकी पहले 5.7 मिलियन एकड़ फीट उसकी कैपेसिटी थी, अब उसकी वो बढ़ के 7.6 मिलियन एकड़ फीट जो है ना उसकी वो बढ़ गई है, तो तकरीबन
2 मिलियन एकड़ फीट उसमें बढ़ गया है। दूसरा उसके साथ साथ अभी कुछ थोड़ा सा जो देखें, ये काम ऐसे हैं जो टाइम लेने वाले हैं। जो मौजूदा सीएम साहिबा हैं उन्होंने, और जो दूसरे गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट भी है उनकी तरफ से भी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ, वो एक बाकायदा तौर पर सर्वे किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिक हमीदुल्लाह साहब, पॉलिसी एडवाइजर पीडीएमए पंजाब, हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तानी मईशत पर ईरान अमेरिका जंग के साए गहरे होने लगे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद स्टेट बैंक की शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है, जिससे महंगाई में इजाफे का खदशा है। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स इजाफा किया है, जिसके बाद शरह सूद 10.50% से बढ़कर 11.50% हो गई है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में इजाफे की बड़ी वजह मशरिक़ वस्ता जंग के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और आलमी मार्केट में मुआशी बेयकीनी की सूरत हाल है। माहिरीन कहते हैं स्टेट बैंक के फैसले का बराह रास्त असर महंगाई पर पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त असर रोजमर्रा जरूरियात की चीजों पर पड़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी के बयान के मुताबिक शरह सूद बढ़ाने का मकसद महंगाई की तवक्कुआत को काबू में रखना है। शरह सूद बढ़ाने का मकसद आलमी सतह पर कीमतों के बढ़ने के असरात को मुल्क की मईशत में फैलने से रोकना है। मार्च में महंगाई की शरह बढ़कर 7.3% हो गई है। खदशा जाहिर किया गया है कि आने वाले महीनों में यह 10% तक जा सकती है। स्टेट बैंक का मानना है कि महंगाई अगले माली साल के बेशतर हिस्से में 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ से ऊपर ही रहेगी। बयान में कहा गया है कि रवां माली साल के पहले 6 महीनों में मुआशी तरक्की 3.8% रही। बड़ी सनअतों की पैदावार में 5.9% का नुमाया इजाफा हुआ। 5.9% का नुमाया इजाफे से मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी का पता चलता है। IMF के साथ मुआहदे और 4 साल बाद आलमी मार्केट में यूरो बॉन्ड्स के इजरा की बदौलत स्टेट बैंक के ज़खायर 15.8 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। अंदाजा है कि जून 2026 तक ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। FBR के टैक्स वसूली हदफ में अब तक 611 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड हुई है। 611 अरब रुपए की कमी का रिकॉर्ड एक तशवीशनाक पहलू है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने शरह सूद में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। फोरम का कहना है कि शरह सूद में इजाफे से निजी शोबे को कर्ज में मज़ीद मुश्किलात होंगी। हमारी कारोबारी लागत खित्ते के मुकाबले में पहले ही 34% ज्यादा है। सिंगल डिजिट शरह सूद से सरमायाकारों को हौसला मिलने की तवक्को थी। बयान में कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान वाजे कर रहा है कि बजट में टैक्सेस ही टैक्सेस होंगे। मईशत अगर IMF ने चलानी है तो बिजनेस कम्युनिटी को वाजे कर दिया जाए। सदर PBF ने बहरान से निकलने का रास्ता भी बताया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत संजीदगी दिखाए तो दुबई से पाकिस्तान सरमाया वापस लाने का बेहतरीन मौका है। ज़र मुबादला के ज़खायर के पेश नज़र डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 240 रुपए होनी चाहिए। रुपए को मजबूत करें तो आधे मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।